નમસ્કાર, યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શિવાની। મિત્રો, આમ તો કુદરતે દરેકને શારીરિક રચના આપેલી છે, પરંતુ તે શારીરિક રચનામાં હવે ટેકનોલોજી અને મેડિકલ ક્ષેત્રે આવેલા અદ્યતન સાધનોની મદદથી ફેરફાર કરી શકાય છે। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે યસ ડોક્ટરમાં। तो આજના વિષય અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન સાથે આપની સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર ટી અય્યપ્પન। જી ડોક્ટર, આપનું સ્વાગત છે। ડોક્ટર, સૌથી પહેલા તો આપના અનુભવ વિશે જણાવશો, આપની પ્રોફાઇલ વિશે જણાવશો। हाँ, मैं प्लास्टिक सर्जन 1995 में बना था। जो प्लास्टिक सर्जन बनने के पहले अपने को MS जनरल सर्जरी बनना पड़ता है। उसके बाद 3 साल का MCH प्लास्टिक सर्जरी का कोर्स होता है। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। देन यू बिकम ऑफिशियल प्लास्टिक सर्जन। ये सर्जरी के साथ साथ हम एक्चुअली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सिविल हॉस्पिटल जैसा हाई वॉल्यूम सेंटर में ट्रेनिंग लेने की वजह से बहुत अलग अलग तरीके का पेशेंट्स को ऑपरेट करके ठीक करने का अनुभव होता है और एक बहुत दुनिया में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स के अलावा बाहर से भी प्लास्टिक सर्जन्स आके ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ से क्वालिफाई हुए रेसिडेंट्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो उसके बाद मैंने DNB किया था, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से। MNA MS भी किया है। तो प्लास्टिक सर्जरी में उसके बाद 20 साल का अनुभव है। दुनिया का प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स जो है प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल्स, हांगकांग से ट्रेनिंग लिया है और वहाँ फैकल्टी तरीके से सेवा भी दिया है। जहाँ भी मैं प्लास्टिक सर्जन्स को ट्रेन भी किया है। इंडिया में BJ मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर तरीके के काफ़ी सारा प्लास्टिक सर्जन्स को ट्रेनिंग करके प्लास्टिक सर्जन्स बनाया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आज આપણે ખાસ કરીને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે વાત કરવાના છીએ, ત્યારે સૌથી પહેલા તો એ જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શા માટે કરાવવું જરૂરી છે। हेयर ट्रांसप्लांट आज का हॉट टॉपिक्स है। पहले आज से 10 साल 15 साल के पहले ये टेक्निक्स इतने अच्छे डेवलप नहीं हैं जो अच्छा हेयर सॉल्यूशन हम दे सकें। अभी इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स के वजह, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन के वजह से काफ़ी सारा पेशेंट्स को बाल झड़ जाता है। इवन 25 साल का बच्चे को भी बाल कम हो जाता है, शादी होने का समस्या रहता है। इसलिए ये हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत इम्पोर्टेंट वेलनेस कॉन्सेप्ट है। ये डॉक्टर के थ्रू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका कैसा किस टेक्नोलॉजी से सबसे बेहतर फ़ायदा क्या होगा वो एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के थ्रू करने से आपको मिल सकता है। जहाँ बाल नहीं होता है, आप नॉर्मली देखेंगे वो फ्रंटल एरियाज़ में नहीं होता है, टेम्पोरल एरियाज़ में होता है। जैसा मेरा है, ये नॉर्मल हेयर रेसेशन है। जैसा इंसान उम्र होता जाता है, उनका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन जो है वो उसके वजह से ये एरिया का बाल सेंसिटिव होते हैं, तो वो गिरने लगते हैं। धीरे धीरे वो गिरते गिरते गंजापना हो जाता है। बट उम्र 25 साल में बाल आपका गिर जाए तो शादी से लेके आपका कैरियर से लेके काफ़ी समस्याएं आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ का हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, बाल पतले हो जाते हैं। इसका भी सॉल्यूशंस है। ये दोनों ब्रॉडली अपने देखे जाएं तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें हम मेडिकल एज वेल एज मीज़ोथेरेपी ऐसा अलग अलग टेक्निक से बिना सर्जरी बाल को वापस सेम डेंसिटी लेके आ सकते हैं। और दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें बाल जहाँ रूट्स नहीं है, खाली हो गए, वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट एक ही मात्र उपाय रहता है। और आजकल का टेक्निक्स एडवांसमेंट इतना बढ़िया हो गया है, जो बाल जहाँ से लेते हैं वो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। पहले FUT टेक्निक बोलते थे, एक स्ट्रिप लेके वो स्ट्रिप को फॉलिकल्स बना के लगाते थे, तो वो डोनर एरिया एक लंबा सा पतला सा हेयर लाइन जैसा स्कार दिखता था। अभी FUE टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें सिंगल फॉलिकल्स को लेके फॉलिकल बाय फॉलिकल बोलते हैं, वो टेक्निक से ट्रांसप्लांट करते हैं। बहुत ही अच्छा नेचुरल रिजल्ट इसमें मिलता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, આગળ જણાવશો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની કઈ પદ્ધતિઓનો વિકાસ થયો છે, અન્ય કઈ પદ્ધતિથી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હવે સરળ રીતે થઈ શકે છે, તે વિશે પણ દર્શક મિત્રોને સમજ આપશો। एक नेचुरल लुक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हेयर ट्रांसप्लांट करें
तो बाल गुच्छे गुच्छे जैसा हो, जैसा पहले पुराने ज़माने में 15 साल के पहले पंच ग्राफ्टिंग टेक्निक से करते थे, उससे बहुत अननेचुरल और आपने कुछ किया है ऐसा पता चल जाता है। उसके बाद स्ट्रिप टेक्निक डेवलप हुआ है, जो मैंने बताया था। ये जो ऑक्सीपिटल एरिया जो होता है, ये एरिया में हमेशा बाल रहता है, जितने भी उम्र हो जाएं, कितने भी बूढ़े हो जाएं, तो भी ये एरिया में बाल हमेशा रहता है। तो ये एरिया में से बाल को निकाल के आगे हम ट्रांसप्लांट करते थे। तो FUT टेक्निक में एक स्ट्रिप को निकालते थे, फिर वो एरिया को क्लोज करना पड़ता था, तो वहाँ स्कार दिखती थी। ये काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद FUE टेक्निक डेवलप हुआ, जिसमें हेयर बाय हेयर, सिंगल हेयर फॉलिकल बाय सिंगल हेयर फॉलिकल टेक्निक बोलते हैं। उसके हिसाब से हेयर रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं और उसको सिंगल हेयर बाय सिंगल हेयर इम्प्लांट करते हैं। जो फर्स्ट हेयर लाइन जो बनाते हैं, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से कंसल्ट करके हेयर लाइन हम एक बहुत नेचुरल, बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत दिखे उस टाइप का आपका हेयर का रेस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में PRP ट्रीटमेंट, स्टेम सेल ट्रीटमेंट, ऐसे अलग अलग किस्म का ट्रीटमेंट्स आते हैं। ये जहाँ बाल होते हैं बट वो पतले होते हैं, डेंसिटी कम होता है, वो एरिया में यूज़फुल रहता है। इसके अलावा काफ़ी सारा कंडीशंस होते हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा मेडिकल मैनेजमेंट के, सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट में आई थिंक आई विल टेल यू लगभग 25 से 30 तक का पेशेंट मेरा जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन और मेडिकल मैनेजमेंट में हेयर को रिगेन करते हैं। ये बहुत ज़रूर है, जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना और कहाँ करना ये डिसाइड करना। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अब जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, चंद पैसा कम करने के लिए नुकसान नहीं करें परमानेंटली। एक अच्छा क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास हेयर ट्रांसप्लांट करने से फायदा आपको बहुत ज़्यादा है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, બેશક એવું કહી શકાય કે અદ્યતન ટેકનોલોજી દ્વારા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હવે શક્ય બન્યું છે, પરંતુ કોઈ દવા આની માટે અવેલેબલ છે? बिल्कुल, जहाँ हेयर फॉलिकल्स पतले हैं उसके लिए हमारे पास दवा है, उसी का हम मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। दवा भी अवेलेबल है, लोकल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है। न्यूट्रिशन फैक्टर करेक्ट करें, जैसा B12 डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है। नॉर्मली B12 का 250 लेवल्स एडिक्वेट नॉर्मल माना जाता है, पर हेयर और स्किन के लिए वी प्रेफर, ये पर्सनल ओपिनियन है, दैट B12 लेवल्स 500 अबव हो। तो हमने काफ़ी सारा पेशेंट्स जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रॉपरली करके, उनका न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को करेक्ट करके, मेडिकल मैनेजमेंट, लोकल एप्लीकेशंस और टैबलेट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स बिना हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। જી બિલકુલ ડોક્ટર, હાલમાં જ આપનો એક આર્ટિકલ આવેલો છે, તેમાં શું વિશેષ વાત છે તે વિશે જણાવશો? हाँ, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में वाइड कवरेज दिया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन अ HIV पॉजिटिव पेशेंट। ये पेशेंट HIV से पीड़ित था और उनका भी इच्छा था हेयर ट्रांसप्लांट करने का। उन्होंने काफ़ी सेंटर्स में जाके ट्राई किए होंगे, पर उनका HIV स्टेटस डिक्लेयर करने के वजह से कोई करने का तैयार नहीं थे। तो ये पेशेंट हमारे पास आए थे और उनका हमने बहुत सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट किया। इसके पहले हमने उनका जो HIV का ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर, उनसे संपर्क किया, उनसे बात किए, उनका मेडिकेशंस के बारे में, उनका किस तरफ से उसका पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट मैनेज करना, ये सब उनका डिस्कशन किए और पेशेंट के साथ भी डिस्कशन किए। और ये पेशेंट में जो भी कंज्यूमेबल्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, उसका यूज़ करने के बाद उसका पूरा डिस्कार्ड कर लिया और एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट वो पेशेंट को मिला है और आज भी वो पेशेंट बहुत खुश है और बहुत थैंकफुल है। हाँ, इसमें हमारा बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि हर एक होल हम बनाते हैं नीडल से और हार्वेस्ट करते हैं वो भी ड्रिल से। स्प्रे होता है ब्लड, वो आंख में लग के HIV ट्रांसमिट हो सकता है। मेरा ही नहीं, टेक्नीशियंस का भी ये रिस्क रहता है। तो इसलिए वी वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टुक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स जो नॉर्मली पेशेंट से हम लेते हैं और बहुत सक्सेसफुली उसका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी दिया है। तो उसके बाद वो कवरेज टाइम्स ऑफ इंडिया में वाइडली दिया है और वी आर हैप्पी टू से दैट वी कैन डू इन एनी कंडीशंस इन ऑल पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट विथ वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट। ડોક્ટર, આપણે એક HIV પેશન્ટ વિશે વાત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે આ જે સર્જરી કરી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની, તેમાં કયા કયા પ્રિકોશન્સ રાખવામાં આવ્યા હતા તે વિશે જણાવશો? वेल, ये HIV पेशेंट हो या नॉन HIV पेशेंट हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में।
इनफैक्ट कोई भी नॉर्मल पेशेंट में हम नॉर्मली HIV का स्टेटस तपास करने के पहले पेशेंट का कंसेंट लेते हैं, और कोई भी पेशेंट हो उसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, कोई ज़्यादा केयर का भी ज़रूर नहीं है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट 48 आवर्स हमको स्प्रे करना पड़ता है पानी, सो दैट ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स जो है वो मुलायम रहें और क्रस्ट नहीं बने, ब्लड का क्लॉट होके क्रस्ट नहीं बने। तो फर्स्ट 48 आवर्स एवरी 15 to 20 मिनट्स हम हेयर स्प्रे देते हैं और उसको स्प्रे करते रहने का एडवाइस करते हैं, और कोई स्पेशल प्रिकॉशंस खास नहीं होता है। खास करके एक चीज़ हम एडवाइस करते हैं, जो कैप पहने, और कैप इस तरफ से हो, ज़्यादा मेशिंग नहीं हो, स्मूथ वीव हो और कंफर्टेबल फिट करें। और जो डोनर एरिया से जहाँ से बाल निकालते हैं उसमें ड्रेसिंग जो है 5 दिन तक वैसे की वैसे रहने देते हैं, और उसके बाद 5 दिन के बाद ड्रेसिंग को हटा देते हैं, एकदम नॉर्मल हीलिंग हो जाता है। इसके बाद 1 महीने में एक फॉलोअप में बुलाते हैं, 3 महीने में एक फॉलोअप, 6 मंथ में एक फॉलोअप और 9 मंथ में एक फॉलोअप। यूजुअली रिजल्ट्स देखना अच्छा होता है अराउंड 9 मंथ्स to 12 मंथ्स। बहुत सेटिस्फैक्ट्री और बहुत अच्छा रिजल्ट्स यूजुअली हम देखते हैं। જી બિલકુલ ડોક્ટર, એ પણ આ સાથે જે કોલર જોડાઈ ગયા છે તેમની સાથે વાત કરીએ। જી વિજયભાઈ, આપનો પ્રશ્ન શું છે? તો બેન, આપણે જાણવું હતું કે આપણે માથામાં શું છે કે બાલ પાતળા થઈ ગયા। जी बिल्कुल, आपका जो बाल कम हो गया, आपका उम्र कितना है? શું કહો સાહેબ? ઉંમર કેટલા છે તમારો? એટલે સાહેબ બાલ બહુ ગરે છે, બરાબર? વાંધો નહીં, ઉંમર કેટલી છે તમારા? ઉંમર સાહેબ આપણી 25 વર્ષ છે। बराबर। तो आप एक बार आके मेरे को कंसल्टेशन करिए। 25 साल में आपका न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है क्या नहीं, आपका हार्मोनल स्टेटस क्या है, आपका ओवरऑल पैटर्न जो बालनेस हो रहा है, जो बाल गिर रहा है वो किस वजह से गिर रहा है, वो निदान करेंगे। फिर उसके हिसाब से आपका मेडिकल मैनेजमेंट में आपको फ़ायदा होगा या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, ये कंसल्टेशन में हम आपको बताएं। ये टीवी के माध्यम में काफ़ी लोगों का ये रीच होता है और काफ़ी ज़रा पेशेंट्स हमारा कंसल्टेशन में आते हैं। नॉर्मली कंसल्टेशन मेरा 1000 रुपीज़ होता है, पर GSTV के थ्रू आते हैं उनका 50% डिस्काउंट साल हॉस्पिटल तरफ से दे रहे हैं। तो रजिस्टर करके आप आके मेरे को मुलाकात लिए। जी बिल्कुल, आशा રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। ડોક્ટર, આગળ વાત કરીએ તો જે હેર સ્ટુડિયોઝ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે, શું એ લોકો હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે? તેઓની કયા પ્રકારની થેરેપીઝ હોય છે તે વિશે જણાવશો। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। काफ़ी सारा हेयर स्टूडियोज आते हैं और उन लोगों को परमानेंट डॉक्टर कोई होते नहीं है, और इसके अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदा ऐसा अलग अलग डॉक्टर्स को भी वो लोग ट्रेन करते हैं। कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसमें होता नहीं है, और एक मान्य डॉक्टर आपका पर्सनली नोन है और आपका कंसिस्टेंटली फॉलोअप कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूर होता है। इसके अलावा आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एक ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं समझें, ये एक्चुअली एक सर्जरी है। इसमें काफ़ी सारा ड्रग्स, केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, और ये करते समय सेफ्टी बहुत ज़रूर है। सिंपल उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक जाइलोकेन का इंजेक्शन भी हम लोकल एनेस्थीसिया तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस, एलर्जी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये होते समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, ICU का फैसिलिटी हो, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हो, जो छोटे से छोटे प्रोसीजर के लिए आप गए और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन खड़ा हुए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए कैपेसिटी हो, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हज़ारों में एक पेशेंट में ये हो सकता है, बट वो हज़ारों में आप हो तो ये सिचुएशन को हैंडल करने का ये जो स्टोर्स वॉट एवर यू कॉल, इसमें अनुभव डॉक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रेडिबिलिटी है, ये देखना बहुत ज़रूर है। तो आई विल ऑलवेज एडवाइस आप चंद पैसा कम में करें, इसकी वजह से आपका लाइफ और हेल्थ को दावा में नहीं रखें। इट इज़ बहुत, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अनुभवी डॉक्टर के पास आप जाके आपका हेयर ट्रांसप्लांट करें। इसको बहुत लाइटली मत लेना, ये सेफ्टी इशू है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये जैसा ये स्टूडियोज़ और वॉटएवर आप बोल रहे हैं, उसमें ये सब फैसिलिटीज़ होने का बहुत ज़रूर है, इनका वो परमिशन होना भी बहुत ज़रूर है। जी बिल्कुल, डॉक्टर, આગળ એક દર્શક મિત્ર સાથે વાત કરીએ। जी हार्दिक भाई, प्रश्न जणाવો આપનો।
अच्छा, મારું નામ આઝીમ છે, હું જામનગરથી બોલું છું. જી. अच्छा, મને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું છે, પણ મેં સાંભળ્યું છે કે આ ટ્રીટમેન્ટ બહુ કોસ્ટલી હોય છે. જી. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. आप हेयर ट्रांसप्लांट કરવાનું છે એવું ડિસાઇડ ના કરો. पहले डॉक्टर पास તમે आओ, મારી પાસે आओ અને પછી હું તમને તપાસ करूँ. कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बिना भी आपका हेयर वापस आ सकता है. इसको हेयर रेस्टोरेशन टेक्निक्स बोलते हैं. ऐसा जरूर नहीं है हर बार हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है. लगभग 25% पेशेंट मेरा जो आते हैं वो सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट में हेयर रेस्टोरेशन, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स हो वहाँ आपने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक अनुभवी डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है आपका हेयर रेस्टोरेशन से फ़ायदा होगा या हेयर ट्रांसप्लांटेशन से फ़ायदा होगा. काफ़ी सारा ऐसा केसेस ये स्टूडियोज़ वगैरह में होते हैं, आप गए और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर दिए. इसमें आपका हेयर फॉलिकल्स का नुकसान तो होता है, पर जो एग्जिस्टिंग हेयर्स का भी नुकसान होता है. इसलिए बहुत ज़रूर है आप सिर्फ कास्ट के ऊपर ध्यान नहीं दें. हाँ, आपका अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप मेरे से बात करेंगे तो जो भी डिस्काउंट मेरे से हो सकता है मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा. तो वो चिंता नहीं करिए. आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करना आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ज़रूर है या हेयर रेस्टोरेशन का ज़रूर है. उसके बाद कॉस्टिंग आता है. तो चिंता नहीं करिए, आप आके मेरे को कंसल्ट कीजिए. जैसा मैंने पहले बताया था, मेरे कंसल्टेशन फीस 1000 रुपीज़ होते हैं, पर GSTV के थ्रू जो मित्र आते हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट हमने दिया है. सेम हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आप आके एक बार साल हॉस्पिटल में मेरे को संपर्क करिए. जी बिल्कुल. नेक्स्ट कॉलर સાથે વાત કરીએ. જયદીપભાઈ, પ્રશ્ન જણાવો આપનો. હા મેડમ, હું પોરબંદરથી બોલું છું. જી. મેં મારી એજ 30 વર્ષની છે. जी. તો મારે જાણવું છે મારે માથામાં ઉંદરી થઈ ગઈ છે. जी. हाँ, तो इन्हें उंदरी तो के हमारे लिए बाल दवा पर दवा से मिल जाएगा आपका रास्ता. आप आके मेरे को कंसल्ट करिए मेरा OPD में. इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ज़रूर है, ज़रूर बिल्कुल नहीं होता है. मेडिकल मैनेजमेंट से आपके मुंदरी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. जी बिल्कुल. डॉक्टर, આગળ વાત કરીએ મેસોથેરાપી વિશે. તો આમાં શું પ્રક્રિયા હોય છે તે વિશે દર્શક મિત્રોને સમજ આપશો. आपको 2 ट्रीटमेंट्स बताऊं जो नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन में. सबसे अच्छा और बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारा मीसोथेरेपी के थ्रू मिलता है. मीसोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो एलोपैथी भी नहीं है, आयुर्वेदा भी नहीं है. ये यूरोपियन कंट्रीज से डेवलप हुआ है. इसमें नया चैनल्स आपको स्काल्प में बनाते हैं. नॉर्मल स्काल्प में आप देखेंगे हेयर फॉलिकल्स के अलावा मल्टीपल चैनल्स होता है. ये चैनल्स के थ्रू पहले मीसो गन करके एक प्रोडक्ट था, उसमें मल्टीपल नीडल्स होती थी, उसमें नया चैनल्स बनाते थे, फिर उसमें प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते थे. वैसे ही डर्मा रोलर्स करके एक कॉन्सेप्ट आए हैं, जो डर्मा रोलर्स में भी जो क्रिकेट पिच में आप राउंड रोलर्स आपने देखे होंगे, वो रोलर्स में मल्टीपल प्लैटिनम टिप स्पाइक्स होते हैं. ये स्पाइक्स से रब करके रोल करते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में करते हैं. इसमें मल्टीपल चैनल्स आपका स्कैल्प में बनता है और इसमें काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स है जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है और स्टेम सेल प्रोडक्ट्स हैं. इसको सब इन्फ्यूज़ करते हैं और ये अब्जॉर्ब होता है आपको स्कैल्प में. आपका फॉलिकल्स को रिवाइटलाइज करके हेयर डेंसिटी और ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं. सेम वे PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी यूज़ करते हैं. एक बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूर है, जहाँ पतले पतले हेयर हो, जो हेयर को डेंसिटी कम हो, इसमें मेसोथेरेपी और PRP थेरेपी का रोल है. बट जहाँ बिल्कुल आपका हेयर फॉलिकल्स नहीं है, टोटली क्लीन है, जहाँ रूट्स हेयर फॉलिकल्स का एक भी नहीं है, वो एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना ही ज़रूर पड़ता है. ओवरऑल थिनिंग हेयरलाइन है, पतले पतले बाल है, डेंसिटी कम है, लेडीज़ में जो बाल का डेंसिटी कम होता है, ये सब में मेसोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल होता है. तो मेसोथेरेपी एक अभी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो गया है हेयर रेस्टोरेशन का, जहाँ हेयर थिनिंग हो और हेयर फॉलिकल्स हो, बट बहुत कम है और बहुत थिनिंग के साथ मिलता है. जहाँ हेयर डेंसिटी कम है, ये सिचुएशन में आपका मेसोथेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. जी बिल्कुल. डॉक्टर, આગળ વાત કરીએ તો જે પણ વ્યક્તિને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું હોય છે તેને આ પ્રશ્ન થતો હોય છે કે કેટલી સિટિંગ્સ થી આ પ્રક્રિયા પૂરી થતી હોય છે, કે હોસ્પિટલમાં કેટલો સમય વિતાવવો પડે છે, તો તે વિશે દર્શક મિત્રોને સમજ આપશો. बिल्कुल. हेयर ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली एक ही सिटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है. एक सिटिंग में लगभग 2500 फॉलिकल्स को हम इम्प्लांट करते हैं.
ये 2500 फॉलिकल्स जो है, एक फॉलिकल में सिंगल हेयर भी हो सकता है, 2 हेयर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नॉर्मली सिंगल हेयर फॉलिकल्स को हम एंटीरियर हेयर लाइन के लिए यूज़ करते हैं, जो स्कैटर्ड यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट जैसा मिलता है। 2 फॉलिकल्स 3 फॉलिकल्स को इंटरमीडिएट एरियाज में स्प्रेड आउट करते हैं, जिसके वजह से बहुत अच्छा डेंस रिजल्ट मिलता है। तो नॉर्मली एक ही सिटिंग में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। लगभग मैं बताऊं, मेरा 75% पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ सिंगल सिटिंग। कभी कोई पेशेंट्स ऐसा होते हैं जिनका डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ाना है तो सेकेंड सिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, द ड्यूरेशन फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का इट कैन बी इवन डन ऑन 2 और 3 days और इवन 1 और 2 days। नॉर्मली हमको सिटिंग्स करने में हम प्रेफर करते हैं 2-3 महीने का गैप मिले, इसलिए जो पहला सिटिंग हमने किया उसका रिजल्ट कैसा है वो 6 months to 9 months में पता चल जाता है। तो बेस्ट रिजल्ट्स ये रहेगा 9 months के बाद सेकेंड सिटिंग में पेशेंट जाए तो। अदरवाइज इन अ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, काफ़ी सारा पेशेंट्स में एक ही सिटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कॉस्टिंग देखे जाएँ तो हमारा हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट साल हॉस्पिटल में, लगभग पर फॉलिकल्स का 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ये बहुत रीजनेबल रहता है और कोई पेशेंट्स अफोर्ड नहीं होते हैं तो उनको हम डिस्काउंट भी दे देते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, ક્યારેક એવું થતું હોય છે કે અકસ્માતના કારણે પણ વાળ જતા રહેતા હોય છે, તો કેવા કિસ્સાઓ આપની પાસે આવે છે અને તેમાં કઈ ખાસ જાળવણી કરવાની હોય છે, કઈ ખાસ સારવાર આપવાની હોય છે, તે વિશે જણાવશો? बिल्कुल। आपका बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, खास करके B12 का डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। दूसरा, थायराइड प्रॉब्लम्स कॉमनली हम लेडीज़ में देखते हैं, जेंट्स में कम देखते हैं। तो थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से T3 T4 लेवल्स को चेक करके देखते हैं तो बहुत डिफरेंस है, तो फिर हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रेस या अचानक शॉक या कोई फैमिली में बहुत बड़ा हादसा हुआ या बहुत बड़ा दुख हुआ तो उसमें भी बाल कभी कभी इमीडिएटली झड़ जाते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अपने थायराइड का लेवल्स करेक्ट करें और साथ साथ में न्यूट्रिशनल थेरेपी और मेसोथेरेपी ऐड करें तो ये विदाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी रिजल्ट्स आ जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अय्यप्पन, आप अमारी साथे जोड़ाया, हेयर ट्रांसप्लांट विषे माहिती अने मार्गदर्शन आप्युं ते बदल आपनो खूब खूब आभार। तो मित्रों, आ साथे ज यस डॉक्टर में हाल बस आटलू ज। आप जोता रहो GS TV। नमस्कार।